रोमांटिक कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। लड़की एक बहुत बड़ी मुश्किल बनी हुई थी क्योंकि थोड़ी ही देर में शाबा यहाँ आने वाली थी और अरहम नहीं चाहता था कि शानिया हिबा को यह देखे। दूसरी तरफ शिवा भी हानिया को देखकर गलत न समझ पर होने पर कौन से बात टाल सकता है और वह सारी बातें सोच ही रहा था कि अचानक शिवा तेज कदमों से अंदर दाखिल हो गई। अरहम, वेयर आर यू? यह अपनी वेग संभालते हुए जैसे ही अंदर आई, सामने सोफे पर एक कमजोर सी लड़की को बैठा देखकर उसके कदम थम गए। हानिया की नज़र भी उस हसीन लड़की पर ठहर गई जो रेड स्कर्ट और के साथ वाइट शर्ट और गले में रेड स्टॉल पहने वहाँ मौजूद थी। उसके कपड़े में उसका बदन साफ जाहिर हो रहा था। हाँ, उसने अपनी नज़रें तुरंत ही हटा ली। अरहम की तरफ देखकर बोली, ये कौन है? अरहम, दिमाग घूमने लगा है, थोड़ा मामला हो गया है यहाँ। यह तुम्हारे अपार्टमेंट में क्या कर रही है? कजिन है, घर में होनी थी, यहाँ पर क्या कर रही है? शिवा की शक तबीयत से पूछकर अरहम की अच्छी तरह जानता था कि वह अरहम का एक पल के लिए भी ध्यान नहीं हटाती थी। वह बस अपनी नज़र के सामने ही रखना चाहती थी और अब अरहम जान गया था कि शिवा उसे प्यार नहीं करती बल्कि बहुत बेहद प्यार भरी बातें करती और मोहब्बत के आगे ही अरहम अपना दिल हार बैठा था। लेकिन इस वक्त उसे ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। अरहम अपने बीवी बनाने की ख्वाब में डूब गया था। उसे बस हर वक्त उसी ही के ख्वाब देखने लगा था। अब उसे हर पल वही चाहिए ही थी। सॉरी मॉम, आज केस में इतना फंस गया था कि ध्यान ही नहीं रख पाया। आज अरहम, तुम्हारी बुआ का आना था, उनको रिसीव करने जाना था बेटा, तुम भूल गए? अरहम ने बोला, नहीं नहीं माँ, मैं भूला नहीं हूँ, बस कुछ केस में किसी बात के लेकर उलझ गया था। अकेले लाने की क्या ज़रूरत थी? मैंने कहा कि सर वापस आते हुए अरहम साथ ले आएगा और उनको अकेले आना पड़ा था। नाहिद बेगम उसे अपने दिल की सारी बातें तक नहीं बता लेती जब तक उनको सुकून नहीं मिलता। बहुत प्यार से सारी बातें देकर सुनता था। मम्मी उनको परेशान नहीं करना चाहती थी। अब की बार घर वक्त पर आते असरदारी अंदाज में पूछा। फरहान ने भी अपना टाइम निकाला और उनके घर को पुरानी नौकरानी का बेटा था जो शहर पढ़ने जाता था। रोज़ाना शहर जाना आना फरहान के अरहम की दोस्ती की अच्छी खासी थी। वो सच में शरीफ इंसान था। चलिए ठीक है, रेस्ट कर लेती हूँ, काफ़ी थक गई हूँ। मोबाइल पर मैसेज देखते ही यह कह उठा, खाना लगा देती हूँ, खाना खाकर सो जाना। नाविद बेगम के प्यार से ये फिक्र भूख नहीं है मम्मी, आप सो जाइए, और उनका गुड नाइट कहते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। और कितना वेट करूँ अरहम, अब कॉल पिक कर भी ले तो शिवा को मैसेज पढ़ते हुए उसकी कॉल को देखकर मुस्कुराया। कॉल रिसीव करता हुआ वो बेधानी से पड़ा और किसी वजह से वो बुरी तरह से टकरा गया। मोबाइल हाथ से छूटता दूर जाकर गिरा। मोबाइल को छोड़े हुआ अपने टकराए उस वजूद को गिरने से बचाने के लिए उसके कमरे में हाथ डाले और उसको गिरने से बचाता वो अपने सीने में लगकर टक्कर इतनी जोर से थी कि वो अचानक से थी। हानिया के हल्के फुल्के चोट से वह 16 साल की रील खूबसूरत चेहरे वाली हानिया कमाल की लग रही थी। अरहम की बुआ की बेटी, और अरहम उसको अगले ही पल फौरन झटके से छोड़ा। दांत पीसते हुए उसको आगे हटा फेंका। मोबाइल पर अच्छा खासा स्क्रैच भी लग गया था जो आधी दिखाई दे रही थी और आधी गुस्से में भड़क रहा था। और हम सॉरी अरहम, गलती से हो गया। वह कानों तक हाथ लगाते हुए मासूमियत भरे अंदाज में सॉरी बोल रही थी। तुम्हारी सॉरी का मैं क्या अचार डालूं? अरहम मोबाइल को उल्टा और पलटा और फिर देखा, बुरी तरह चीख रहा था। वह अरहम के पीछे हट गई और वहां से पलटती हुई भागकर गुस्से भरे अंदाज में चली गई, कहते हुए बालों को लटकते और नॉर्मल अंदाज में मुस्कुराते हुए वहां से निकल गई। उसकी मम्मी पहले तो मौजूद थी। दरवाजे की तरफ अच्छे से लॉक लगाती उनके पास गई। मिशन सक्सेसफुल, वह मम्मी से खुशी
मम्मी के गले लगते हुए, शाबाश मेरी बच्ची, इस तरह अपने काम पर लगी हो, जिद्दी दूर नहीं है, आराम अब तुम्हारा होगा। और वह पूरी हवेली में बस मेरी बच्ची अपना मकसद भूलना नहीं। मम्मी शबाना जी वह डिटेल को समझाने लगी और कामयाबी पर जोर से हंसने लगी। आने वाले वक्त बेखबर और कितनी बड़ी मुसीबत उठा रही है। शिबा गुस्से से सीढ़ियाँ उतरती नीचे आ रही थी। जी नूरी, आपको ऐसे गुस्से में देखती हुई क्यों? शिबा किसी वजह से परेशान हो रही है, उसके चेहरे पर देखते हुए बोली। मुझे किसी ने कहना नहीं है मम्मी, वह मुझे फालतू में ही डांट रही हैं। चेयर घसीटते हुए ले गई। बेटा कुछ तो चाहिए ही था। मेरी शहजादी के मूड क्यों ऑफ हो गया? वही डीएसपी से लड़ाई तो नहीं हो गई? उन्होंने पल हजारे हिस्से में अंदाजा लगाया और शिबा का दिमाग और ज़्यादा घूम गया। नो मम्मी, यह सब मर्द एक जैसे ही होते हैं। बेवफा ऐसी भरी बैठी हुई थी जैसे मम्मी को पूछने पर अच्छा खासा भड़क गई। लेकिन शिबा बेटा और अरहम, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत प्यार करता है और आप पर यकीन करता है। उसके बारे में आपसे ये राय सुनकर मैं काफ़ी हैरत हूँ। नूरी जिस तरह का गिलास होंठों से लगाते हुए शिबा के सर पांव तक देख रही थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे खूबसूरती की मिसाल सारी खूबसूरती जाकर शिबा पे ख़त्म हो गई है। जादूगरी डीएसपी अरहम की बेटी दीवानगी हो गई थी। और तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं हो गई हो? अरहम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नूरी अपनी बेटी को समझाया। खैर मम्मी, जो भी हो, आई एम जॉनिंग गुस्से उठाती हुई बिना नाश्ता किए हुए चली गई, जबकि वह अपनी फ्रेंड को कॉल कर रही थी जिसके साथ वह किसी किटी पार्टी में जा रही थी। और हम सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ जा रहा था। बाकी सभी नाश्ते के टेबल पर मौजूद था। गुड मॉर्निंग पापा। वो अपने पापा को एक नज़र देखता हुआ अपने मोबाइल पर पॉकेट में रखा और जोर से टकराव होने के बाद पता चल रहा था कैसी है बुआ शबाना बेगम। अरहम दिख गया था और उनके वो जाहिल बेटी भी जो अरहम की नज़र में जाहिल थी। आज अरहम का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था, जिसे आवाज़ शाहिबा से महसूस हुआ। खुश रहो बेटा, आबाद रहो। बुआ को ऐसी दुआएं। जबकि हानिया एक चोर नज़र अरहम पे डालते हुए वापस अपने नाश्ते पे झुक गई। क्या बात है बेटा, आज कुछ चुपचाप से लग रहे हो? आजेब साहब की बात पर अरहम ने सर उठाया और उनकी तरफ देखा भी नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मम्मी मेरा जूस। अरहम ने पापा को संजीदा से जवाब देते हुए बोला। नाविदा बेगम की तरफ मुड़ गया। नाविदा बेगम ने हानिया की तरफ देखा। हानिया बेटा, यह जूस की तरफ दो, और बल्कि यह एक नहीं 2 गिलास जूस दो उसे। नाहिदा बेगम ने जिस पर अरहम के माथे पर बल पड़ते हुए हानिया ने तुरंत अपनी जगह से उठकर गिलास का जूस डाला और गिलास लिए अरहम की तरफ बढ़ा दिया। अरहम गिलास पकड़ लिया, लेकिन बीच में हानिया का हाथ अरहम के हाथ से टच गया, जो बहुत अजीब सा लगा। हानिया घबरा गई और अपनी जगह आकर वापस बैठ गई, जबकि जूस पीते हुए अरहम ने नज़र उस पे थी और देखने में मायूस 16 साल की लड़की लग रही थी, लेकिन इतनी मासूम नहीं थी। जूस खत्म हुआ और वह उठ गया, सबको एक साथ बाय करता हुआ पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया। हानिया अरहम की नज़रों में बहुत बुरी गिर चुकी थी। जिस तरह हानिया को देख रहा था, हानिया को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। उसके जान के बाद हानिया ने शुक्र का गहरा सांस लिया। शिबा जैसी यूनिवर्सिटी पहुंची, गेट पर अरहम को अपनी बड़ी सी गाड़ी में खड़ा देखकर दिल गहरा कर मैं मुस्कुरा गई, लेकिन चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। अपनी गाड़ी से निकलते हुए अरहम की तरफ देखकर कदम बढ़ाई। अरहम को अपनी तरफ आता हुआ देखकर चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रात भर मेरा फ़ोन नहीं उठाया और अभी यूनिवर्सिटी आकर तुम ज़रूर माफ़ी मांगने वाले ही हूँ। सुन लो डीएसपी, यह शिबा तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। इतना कहकर कहती हुई अरहम बहुत प्यारी लग रही थी। यार मोबाइल गिर गया और मेरा रात का आना बंद हो गया। देखो तुम्हारे सामने यही सब ठीक करने के लिए दूंगा, लेकिन पहले मैंने सोचा कि पहले अपनी शिबा के पास जाकर उनको मना लो, क्योंकि रात कॉल रिसीव नहीं होने पर नाराज़ हो गई हैं। उसका हाथ पकड़ते हुए प्यार भरे लहजे में बोला, जानते हो रात में मैं कितनी अपसेट थी। मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया और मुझे भूख लग रही थी। शिबा लिफ्ट नीचे आते हुए मासूम बच्चों की तरह बोले, ये डीएसपी किस लिए है भला? मेरी जान, चलो अच्छा सा ब्रेकफास्ट करवाता हूँ तुम्हें। और हमने कहा शिबा
अरहम के प्यार में हवाओं में उड़ रही थी। खुशी के उसके साथ गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठते हुए खुद को बड़ी ऑफिसर महसूस कर रही थी। अरहम उसकी आदत बहुत पसंद थी। नाराज होते हुए जल्दी मान जाया करती थी। रेस्टोरेंट में उसकी पसंद का नाश्ता करवा कर अरहम ने दोबारा यूनिवर्सिटी छोड़ा और अरहम ने मोबाइल ठीक करवाने के लिए हवलदार को दे दिया और खुद केस के फाइल पढ़ने लगा। पूरा हफ्ता इतना व्यस्त रहा कि हवेली ना जा सका और अपार्टमेंट में ही रहा। ऐसे में शिवा कभी कभी आकर उसका स्ट्रेस कम कर देती। हानिया फरहान के साथ वहाँ आई थी, उसे कॉलेज में एडमिशन लेना था। इन सारे सिलसिले में काफ़ी वक्त लग गया। फरहान हैरान था कि शिवा अपनी बेटी के साथ वापसी में रात में हो गई। फरहान भैया, क्या हम यहाँ किसी रात में रुक सकते हैं? सफ़र लंबा है, हानिया ने मासूमियत से कहा। गांव तो यहाँ से दूर है और रात में आपका मेरे साथ रहना ठीक नहीं है। यहाँ से करीब अरहम का घर है। अगर आप घर वालों से पूछ ले तो आप वहाँ छोड़ देता हूँ, आप उसके साथ हवेली चले जाइए, उसने कहा। फरहान को भी इस वक्त हानिया के साथ जाना है बिल्कुल ठीक नहीं रहा और ये ठीक है कि हमें अरहम के पास छोड़ जाए, फिर उसके साथ हम हवेली जाएंगे। और फौरन राजी हो गया और कुछ ही देर बाद वह अरहम के सामने बैठा अपनी सारी बातें बता रहा था और अरहम के होंठ भींचे हुए थे। वह किसी सूरत में हानिया को यह देख नहीं सकता था और इसी वक्त हवेली जा कर के वो सब कुछ ठीक करना चाहता था। अरहम ने पसंदीदा संजीदा लहजे में फरहान को कहा कि वो फ़ौरन वहाँ से बाहर की राह ले ले और आपका घर है। और अरहम जो मोबाइल पर किसी को फ़ोन पर बता रहा था उसकी बातें सुनते हुए रुक गई और उसकी तरफ मुड़ा। तुम भला किसकी इजाज़त से फरहान के साथ घर आई हो? वह गुस्से से काफ़ी तरफ देखते हुए बढ़ी शाम कर सोफे पर बैठ गई। उसने कहा, मम्मी दी थी इजाज़त तो आने दिया, फ़ौरन जवाब दिया। बुआ ने भी एक अनजान आदमी के साथ भेज दिया, उनको ज़रा एहसास नहीं हुआ, उन्होंने तुम्हें फ़ौरन फरहान के साथ भेज दिया। मुझे तो बहुत हैरानी हो रही है कि वो आंखें निकालता हुआ बोला, और तुम चुप करके यहाँ बैठ जाओ जब तक मैं तुम्हारे पास जाने में कोई बंदोबस्त नहीं करता। वह कहकर उसे डांटता हुआ अपनी मम्मी से बात करा रहा था। उन्होंने हानिया के शहर जाने के बारे में सुनकर कहा कि मैं इस बारे में नहीं जानती। इस पर अरहम और ज़्यादा गुस्सा हो गया। उन्होंने तो तुम खुद हानिया को लेकर हवेली जाओ या फिर रात में उसे अपने अपार्टमेंट में रख लो, किसी के साथ मत भेजो। और अरहम के लिए लड़की एक बहुत बड़ी मुश्किल बनी हुई थी क्योंकि थोड़ी ही देर में शिवा आने वाली थी और अरहम नहीं चाहता था कि हानिया शिवा को यहाँ देखे। दूसरी तरफ शिवा हानिया को देखकर कुछ गलत न समझ ले और होने पर टाल सकता है, ये भी सारी बातें सोच रहा था। एक कमज़ोर सी लड़की को बैठा देखकर उसके कदम थम गए। हानिया की नज़र भी उस हसीन से लड़की को देखते हुए ठहर गए थे। उसके कपड़ों में उसके बदन साफ जाहिर हो रहा था। उसने अपनी नज़रों में तुरंत हटाया और अरहम की तरफ देखने कर बोली, ये कौन है? अरहम का दिमाग घूमने लगा। मेरी कज़िन है। ये थोड़ा मसला हो गया। और यहाँ कैसा मसला है बताओ तो मैं कुछ इंतज़ाम करूं। तुम्हारा अपार्टमेंट में क्या कर रही है? कज़िन है तो घर में होनी चाहिए, यहाँ क्या कर रही है? शिवा के शख्सी तबीयत से अरहम अच्छी तरह जानता था। वो घबरा सी गया था कि कहीं शिवा कुछ गलत ना समझ ले। शिवा उसे प्यार नहीं करती थी बल्कि बहुत बेहद प्यार करती थी और अपनी मोहब्बत के आगे ही अरहम अपना दिल हार बैठ गया था। लेकिन इस वक्त हानिया बहुत बड़ा सवाल और हानिया शीना बनी हुई टूंड कर कस रही थी। उसे वापस गांव भेज दूंगा, तुम वहां आकर बैठो। अरहम ने शिवा को बोलकर कूल डाउन करने की कोशिश की, लेकिन शिवा वह लड़की एक आंख भी नहीं भाई। शिवा के गुस्सा और सातवें आसमान पे चढ़ गया। शिवा की बात पर हानिया को अपना अपमान महसूस हुआ। माफ़ करना अप्पी, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, मजबूरी में आई हूँ और मुझे पता होता कि आप लोग आ रहे हैं तो मैं यहाँ कभी ना आती। हानिया उठते हुए जिस अंदाज में बोली शिवा, और हम उसका मुंह देखने लगे। व्हाट आर यू डूइंग? यू कॉल मी अप्पी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे कहने तुम मुझे छोटी बच्ची हो, मुझे अप्पी कह रही हो? और हमने इसका मुंह तोड़ जवाब दूंगी, किस अंदाज में मुझे इस बात को कह रही हो? अचानक शिवा का गुस्सा भड़क गया और वह अंदाज में हानिया की तरफ
बढ़ी और हानिया ने उससे डर से पीछे हट गई। और हमको भी अब गुस्सा आया। सीबा ओवर रिएक्ट कर रही थी। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, इसे अभी इसी वक्त यहाँ से निकालो। शिवा किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं थी। ठीक है, तुम यहाँ रुको, मैं उसे छोड़ कर आता हूँ। और हमने जल्दी से मामला रफा दफा किया। तुम क्यों छोड़ रहे हुए? मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। ड्राइवर के साथ बोलो इसे और इसे रफा दफा करो। ये हमारी ख़ानदान की इज्जत है और मैं ख़ानदान की इज्जत भी किसी लड़की को क्या रात में अपने अपार्टमेंट में रखोगे? शिवा की बातें और हमको कुछ बड़ा अजीब सा फील हो रहा था। जिस बदतमीजी से वह बोल रही थी और हमको हजम नहीं हो रही थी। बस मैं तुम्हारे मुंह से कुछ भी गलत शब्द नहीं सुनूंगा। तुम यहीं पर रहो, मेरा इंतज़ार करो। तुम हानिया की तरफ देख कर खा लो, मेरे साथ अरहम के साथ चलो। गुस्से में शिवा भर गई। शिवा ने कहा, मैं क्या कहा? पर अरहम ने उसकी बात को काटते हुए उसकी तरफ मुड़ा। यह मेरा इंतज़ार करो, मैं उसे छोड़ कर आता हूँ। अब यह ठंडा लहजा में बोल ही रही थी कि मजबूरन शिवा वहाँ बैठ गई और अरहम हानिया को लेकर घर से निकला। हानिया की आंखों में आंसू थे। इतनी बेइज्जती होने के बावजूद वह खामोश थी, जबकि वह खामोशी रहने वालियों में से बिल्कुल नहीं थी। और कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ता है। कुछ पाने के लिए अगर थोड़ा बहुत कुछ खोना भी पड़ जाए तो इससे क्या फ़र्क पड़ रहा था। हानिया अब तक घर नहीं पहुंची तो उसकी अम्मी भी बहुत परेशान हो गई थी, जबकि नाहिदा बेगम उससे नाराज़ थी। नाहिदा बेगम ने कहा, फरहाना साथ उसे भेजना नहीं चाहिए था। तुमने बहुत गलत काम किया। वह जवान लड़की है, तुमने अकेले उसे फरहान के साथ भेज दिया और अब परेशान हो रही हूँ। भाभी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और वह कह रही थी कि आज एडमिशन की लास्ट डेट है, फिर मैंने उसे भेज दिया। अच्छा, फिक्र करो, और हमने न होता तो पता नहीं क्या होता। उसको लेकर हवेली आ रहा है। नाहिदा बेगम ने तसल्ली दी। आप सच कह रही हैं भाभी? शबाना के चेहरे पर खुशी आ गई। उसके लेकर उसने शुक्रिया अदा की। मेरी बेटी की सही सलामत है। मुझे पूरा अरहम पर भरोसा है। अरहम एक बहुत अच्छा होनहार। यहाँ दोनों ही अपने अंदर गुस्से के जंग लड़ रहे थे। हवेली अभी काफ़ी दूर था। अरहम अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर शहर के घर में आया हुआ था और इस वक्त एक कच्चे रास्ते पर गाड़ी चला रहा था। अचानक हानिया के होंठों से ये सब निकले और हम बुरी तरह से चौंक गया। कहा, तुमने अभी और हमको मुश्किल में डाल दिया है। संभालते हुए उसे अपनी नज़र उठाई वह बोली, वह लड़की आपकी गर्लफ्रेंड है जिसे आप शहर से घर छोड़कर आए हैं। अब वापस जाकर उसके साथ रात गुजारेंगे। यह सुनकर अरहम पूरा शौक में चला गया। उसने गाड़ी रोक दी। क्या बकवास कर रही हो? तुम होश में तो हो? क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मैं तुम्हें दोबारा ऐसी बात कहते देखूंगा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। अरहम का बस नहीं चल रहा था कि उसे थप्पड़ मारकर उसका मुंह लाल कर दे। बस यही कह रहा था, आपकी शहर की गर्लफ्रेंड है जिसे साथ में रखते हो और उसके साथ रात बिताते हो। हवेली जाकर मामा को सब कुछ बता दूंगी कि आप शहर में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। रहम गुस्से में चिल्लाया। उसने जोर से पकड़ा और हानिया पर अपना सारा गुस्सा उतार दिया। 16 साल की लड़की हो तुम, क्या बकवास कर रही हो? क्या जानती हो तुम मेरे बारे में? और हम गुस्से से स्टीयरिंग पर मुक्का मारा। हमें सब कुछ पता है कि शहर की लड़की कैसे रहते हैं। हम भी शहर में बड़े हुए हैं और ये अलग बात है कि हम अब मम्मी के साथ हवेली में आकर रहने लगे हैं। तुम इस तरह से संगति कर ली तो अब आप बत्ती तुम ही जानना। हानिया आंसू पूंछते हुए अफसोस कर रही थी। तुम्हारी इस तरह से सोहबत में तुम्हारी बातों का अंदाजा हो गया था। मुझे खबरदार, जो तुमने हवेली जाकर तुम उल्टी सीधी बातें करोगी। मुझसे बुरा कहीं नहीं होगा। जाने वाली रास्तों को देखने लगी और इस तरह वह चुप रही। और हमने गाड़ी स्टार्ट की और बार बार, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसने नीचे उतरकर गाड़ी देखने पड़ी। गाड़ी का इंजन बहुत गर्म हो गया था, बिल्कुल अरहम के दिमाग की तरह। वह गांव से काफ़ी दूर था।
ये सड़क शहर के एक जोड़ती हुई आसपास घर की दुकान वगैरह से दूर था। वह काफ़ी दूर दूर तक मैदान था। दूसरी तरफ पेड़ों की पत्तियां लगी हुई थी और हम गुस्से से सीट पर बंद करते हुए जोर से उसे मुक्का मारा। चाहता था कि अजीब फंसा हूँ। महसूस कर रहा था कि अब क्या करूँ, पूरे रात यहीं बीतेगी। शिवा की कॉल आ गई। एक नज़र हानिया की तरफ उठा जो खिड़की से बाहर देख रही थी और हम आगे बढ़कर डैशबोर्ड पर मोबाइल उठाकर कॉल रिसीव कर बैठा। वहाँ कहाँ, क्या कर रहे, उसने पहले सवाल किया और हमने कहा रास्ते में हूँ, फिक्र मत करो, जल्दी आ जाऊँगा। शिवा जवाब सुनकर हानिया को पता चल गया कि वह किस तरह बात कर रहे हैं। हानिया जल्द ही दिल में प्लान कर रही थी, लेकिन यह नहीं जानती थी कि ऊपर वाले की क्या प्लानिंग है। अरहम के कॉल काट दिया और एक लंबा सांस लेकर गाड़ी स्टार्ट करना शुरू कर दिया। शुक्र है इस पर गाड़ी स्टार्ट हो गई और फिर गाड़ी आगे बढ़ते उससे के पास ही सलीम की गाड़ी आकर रुकी। सलीम के माथे पर बल नजर आया। वह इंसान अच्छा नहीं था, उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड भी था। सलीम गाड़ी से उतरकर अरहम की गाड़ी की तरफ बढ़ा। अरहम ने हानिया की तरफ मुड़ते हुए सख्त लहजे में कहा, बाहर किसी अजीबो गरीब अपनी गाड़ी में आता दिख रहा है, फौरन तुम अपना चेहरा ढक लो। सलीम ने अरहम से पूछा, कोई मसला है, कोई काम हो तो बताओ। सलीम ने गाड़ी में बैठी हसीना की तरफ एक नज़र डाली। उसके बाद अरहम ने आगे दीवार बनकर खड़ा हो गया। नहीं सलीम साहब, हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, आप अपने रास्ते जाइए, मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ। अरहम ने माथे पर बल फेरते हुए गुस्से भरे अंदाज में कहा। सलीम हिलता हुआ पीछे हट गया और हम गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर तेजी से वहां से निकल गया। उस वक्त अरहम के दिमाग में शिबा की तस्वीर नहीं जा रही थी। सलीम की निगाहें हानिया पर टिकी हुई थी और जिन नज़रों से वो हानिया को देख रहा था, अरहम ने तन बदन में आग भड़क उठी थी। हवेली पहुंचकर अरहम गाड़ी रोककर हानिया का हाथ पकड़कर अंदर की तरफ बढ़ा। सभी उसका इंतजार कर रहे थे। अभी तक जो आगे हुआ और हमने चेतावनी दी कि आज के बाद मैंने इसे भी हवेली से बाहर किसी अनजान के साथ नहीं निकलने दूंगा। अगर ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हमने ऊंची आवाज़ में चीखते हुए कहा। दीवारें भी हिल उठी। कहानी सुनकर मम्मी की आंख से आंसू बहने लगे। अरहम बेटा रिलैक्स, मेरे बच्चे, वो थोड़ी बड़ी है, संभल जाएगी। अरहम के शांत कर रहा था। पापा ने भी उसे अपने पास, इतना बड़ा दिल है कि अपने एक नेक अनजान लड़के के शहर में भेज दिया था, कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अरहम के पापा ने कहा, बहन का ख्याल रखो, लड़की है, अगर कुछ ऊंच नीच हो जाएगी तो फिर कौन जिम्मेदारी उठाएगा। शुक्र करो कि फरहान एक शरीफ लड़का है, कहीं ले जाता क्या हम कर लेते, कभी माफ़ी मांगने का भी इल्ज़ाम नहीं मिलता। शबाना ने फ़ौरन अपनी गलती मान ली और हानिया को पकड़कर कमरे की तरफ ले गई। मेरा ख्याल है कि अब फैसला कर लेना चाहिए, नाहिदा बेगम ने अपने पति के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। मैं भी यही सोच रहा हूँ। तो अच्छा हुआ कि शबाना इद्दत के बाद बेटी को लेकर यहाँ से चली जाएगी, वरना शहर के हालात कैसे हैं। हमारी अमानत थी यह हवेली की इज्जत, और यहाँ नहीं लाई जाती तो कहाँ जाती। नाहिदा बेगम ने लहजे में बोली। आप सही समझ रही हैं, और हम कैसी बात करूं, लेकिन उन्होंने तो बताया ही नहीं हमें। वह उसकी बचपन की पत्नी है, उस पर पूरा हक है। जैसा कहा गया है वह विदाई कर दीजिए ताकि वह खुद उसकी जिम्मेदारी उठा सके। नाहिदा बेगम के शब्दों पर अरहम की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सब सुन चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो लड़की एक आंख उसे बिल्कुल भी नहीं भाती वह उसकी बीवी थी। बचपन में कब निकाह हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। यकीनन उसके मम्मी पापा उसे फंसा रहे थे और अरहम को यह समझ नहीं आया कि बिना किसी के कुछ कहे वह वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसका दिमाग कुछ सोचने समझने की हालत में बिल्कुल नहीं कर रहा था। वह शिबा की धमकी भरे मैसेज पर पड़ चुका था, तो फिलहाल उसका जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहता था। वो सोच में पड़ गया। बचपन की मेरी बीवी और अब इस रिश्ते से कैसे छुटकारा पाएगा। यह सोच रहा था कि उसकी ज़िंदगी में जो जगह थी वो हानिया को कभी नहीं देने वाला था। अपनी तरफ से वह सोच रहा था, लेकिन नहीं जानता था कि सुबह होते ही बीवी के लिए उसका बड़ा मसला बनकर खड़ी हो जाएगी। और हर अरहम ने अब सिर्फ सच जानना चाहता था।
कि हानिया जो कुछ कर रही थी ये सब अपार्टमेंट में, कल आपके साथ जो लड़का अपने पापा के इस सवाल पर वो अपने आप को ज़मीन में गिरता हुआ महसूस कर रहा था, और ये सब सिर्फ सामने खड़ी 16 साल की लड़की की वजह से हो पा रहा था। जो पापा कुछ कर रहे थे उसे सच मान लेंगे क्या? और हमने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, मेरे हाथ सर पर हाथ रख कर कसम खाकर कहो कि शहर में कोई भी लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। आवेश साहब बात पर, और हमने गहरा सांस भरा, और पापा एक दोस्त है ना, न जाने वो समझ लिया और वो आकर अपने आप को कुछ भी बक रही है, इसके जान ले लूँगा। और हम गुस्से में आगे बढ़ा तो आवेश साहब रास्ते को रोका और जोर से एक थप्पड़ मारकर, और हम हैरान रह गया अपने पापा को देखने लगा। आज पहली बार जिंदगी में उसे किसी ने हाथ उठाया था। उसकी आंखों में बेरुखी देखकर और हम चौंक गया। वह उनका जवान बेटा था और वह उसके ऊपर हाथ उठाया। पापा और हम के लहजे में नमी घुलती हुई महसूस हुई। उस वक्त आवेश साहब खुद को कमज़ोर नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सीना तान कर खड़े हो गए। और हम आज बात क्लियर कर देता हूँ कि हानिया तुम्हारी बीवी है। ठीक 2 साल बाद जब ये 18 की हो जाएगी तो तुम भी विदाई करवाने चलेंगे, और तुम बात को ध्यान से सुन लो। इसीलिए अपने दिमाग में किसी अजनबी लड़की को लेकर मत आना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और हम दुखी अंदाज में बोला, वरना क्या पापा? बता दीजिए, वरना तुम अपने पापा को मरा हुआ मुंह देखोगे। और आवेश शब्दों को उसकी ज़िंदगी को हिला कर रख दिया। उसके पापा इतने सख्त लहजे में बात कहेंगे वो सोच भी नहीं सकता था।